हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 15वां वीडियो है और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है जो यूनिट नंबर 5 है अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं, इसके एनसीईआरटी के अभ्यास को स्टार्ट करना है और ये एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने एनसीईआरटी के उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं और इस यूनिट में एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम उदाहरण कंप्लीट करने के बाद सीधे एक्सरसाइज पर आ गए हैं एनसीईआरटी की। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन देखो जरा क्या है। क्वेश्चन है 30 डिग्री सी तथा एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। मतलब कहने की बात यह है कि इन्होंने हमें दिया है 30 डिग्री सी, तो दिया है टेम्परेचर और टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सी और एक बार दाब दिया है और वायु का आयतन कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब और इसे 200 डेसीमीटर क्यूब तक आपको क्या करना है, घटाना है, आयतन को घटा देना है, 500 से 200 करना है। तो इन्होंने कहा है कि कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बिल्कुल। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ताप दिया है, टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सी, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, इसे मैं लिख देता हूँ, ये स्थिर है। स्थिर ताप है तो पक्की बात है यहाँ लगेगा बायल का नियम। फिर इन्होंने दाब दिया है P1, P1 दिया है एक बार, ये लिख लिया हमने, P1 लिख लिया एक बार। और ये क्या दिया है V1, आयतन दिया है, V1 कितना दिया है 500 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने पूछा है कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इन्होंने P2 हमारे से पूछा है और आयतन कितना करना है, इन्हें आयतन करना है 500 डेसीमीटर क्यूब से 200 डेसीमीटर क्यूब, यानी आयतन इन्हें घटाना है। तो आपको पता है कि क्या है, ताप स्थिर है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ताप कैसा है, ताप है स्थिर, इसलिए हम चलेंगे बायल के नियम से। इसलिए बायल के नियम से, और जब आप बायल के नियम से चलोगे तो आपको पता है बायल का नियम होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही तो होता है बायल का नियम। और हमें निकालना है क्या, P2 निकालना है। तो P2 के लिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ P2 के लिए बनेगा P1 V1 अपॉन V2, यही तो बनेगा भाई, V2 इनके अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू, P1 कितना है, P1 है एक बार, V1 कितना है ये तो हमने लिख लिया, V1 कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब को आप लीटर भी कह सकते हो, और V2 कितना है, V2 है 200। अब आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 से 5 काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2.5 बार। इसका मतलब दाब कितने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको दाब की आवश्यकता पड़ेगी 2.5 बार। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको। पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखो जरा। इस क्वेश्चन में कहा है इन्होंने 35 डिग्री सी ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। भाई टेम्परेचर 35 है, यहाँ भी 35 है, कांस्टेंट है। 120 दार 1.2 बार दाब दे रखा है और 120 ml आयतन दे रखा है गैस का। ठीक है, यदि 35 डिग्री सी पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। तो गैस का दाब कितना हो जाएगा यदि आप 120 ml आयतन वाले बर्तन में से 180 ml आयतन वाले बर्तन में उसे शिफ्ट कर दोगे। देखो एक बात है, यहाँ आयतन कितना था गैस का 120 ml और अब आप कितना कर दोगे 180 ml। आयतन बढ़ा दोगे तो पक्की बात है दाब घट जाएगा। जो हमारा उत्तर आएगा ना वो 1.2 बार से कम आएगा। यहाँ सबसे पहली बार टेम्परेचर इन्होंने दोनों बार दिया है 35 डिग्री सी, यानी इसे तो मैं मानूंगा स्थिर या कांस्टेंट या नियतांक। और इन्होंने दिया है हमें P1 कितना दिया है, P1 दिया है 1.2 बार और आयतन कितना दिया है भाई 1.2 बार पे कितना था 120 ml था, 120 ml। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि दाब कितना हो जाएगा यदि आपने गैस को 180 ml के बर्तन में शिफ्ट कर दिया। आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बायल का नियम लगेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही तो है बायल का नियम, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है। यदि आप P2 निकालना चाहते हो तो P2 बराबर किसके हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V2 के। वैल्यू पुट करनी है। P1 बताओ कितना है, P1 है 1.2 बार, V1 कितना है 120 ml अपॉन V2 कितना है 180। कर लोगे, आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे सारी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक आप इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ से डेसिमल को हटा के नीचे लिखो 10। ठीक है, अब आप एक काम कर लो कि 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, और 3 से इसे काट लो, 3 चौक 12 4। इसका मतलब ऊपर तो हमारे पास बचा है 4 दूनी 8। क्या बचा है 4 दूनी 8। भाई 4 दूनी 8 और बटे में क्या है 10 और 10 में एक जीरो है तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो 0.8 बार ये हमारा आंसर है। देखो वहाँ कितना था, वहाँ था 1.2 बार। जब बड़े बर्तन में शिफ्ट करा तो दाब तो घट ही जाएगा। तो दाब कितना हो जाएगा गैस का 1.8 बार, सॉरी 0.8 बार हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखो फिर भाई अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो बेटे इस क्वेश्चन को देख रहे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए, अवस्था समीकरण का मतलब आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT। अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। हमें बताना है कि गैस का घनत्व किसके समानुपाती होता है, गैस के दाब के, ये बताना है। ठीक है, करें क्वेश्चन। गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। PV इज इक्वल टू nRT। अब यदि मैं कहूँ कि इसमें n क्या है, आप कहोगे कि सर मोलों की संख्या है, और आपको पता है मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार से, ऐसे ही तो निकलती है। या फिर भार की जगह आप द्रव्यमान लिख सकते हो, द्रव्यमान बटे अणुभार, या मास अपॉन मोलर मास भी आप इसे कह सकते हो। तो यदि मैं यहाँ इसकी जगह लिख दूँ ना तो फार्मूला क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू n के जगह क्या लिखूँ, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान RT। मैं V को इसके नीचे लेके आ रहा, P इज इक्वल टू mRT तो ऊपर है और V को ले आया मैं यहाँ और कैपिटल M भी नीचे है।
अब आप इतनी चीज़ देखो ज़रा ध्यान से इसे, यूँ बताओ द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है पता है ना, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यह फार्मूला आपको याद होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन की जगह आप क्या लिख सकते हो, घनत्व लिख सकते हो d, इसलिए दाब बराबर dRT अपॉन m। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, यदि यहाँ से आप d का फार्मूला बनाओगे ना, इन्होंने कहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। पहले तो घनत्व का फार्मूला बना दो, यदि यहाँ से d का फार्मूला बनाओगे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा, pm अपॉन ये चले जाएंगे RT अपॉन में, ये फार्मूला आएगा हमारे पास d का। और इस फार्मूले की कई जगह ज़रूरत पड़ती है बेटे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत, d इजिकल टू PM अपॉन RT। अब आपको इस बात का पता है कि m अणुभार ये तो कांस्टेंट होगा, कोमा r गैस नियतांक है कांस्टेंट होगा, और इन्होंने कहा है दिए गए ताप पर, इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये सब नियतांक हैं, ये सब क्या हैं नियतांक, और ये सब नियतांक हैं। तो बताओ सारे नियतांक हैं भाई, ये भी नियतांक है MB RB TB, तो घनत्व किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यदि नियतांक हटा दिए, किसके दाब के, तो घनत्व दाब के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड। देखो यही सिद्ध करना था ना, देख लो क्वेश्चन में एक बार, इन्होंने कहा था अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। घनत्व दाब के समानुपाती होता है, हमने सिद्ध कर दिया। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो बेटे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 0 डिग्री C पर तथा 2 बार दाब पर, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री C और दाब दे रखा है 2 बार। 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर N2 के घनत्व के समान है, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या है। तो एक तो दे रखा है ऑक्साइड, किसी भी गैस का एक तो ऑक्साइड है और एक है हमारे पास नाइट्रोजन गैस, इन दोनों की तुलना करनी है। और टेम्परेचर 0 डिग्री C है, तो मैं कह दूंगी टेम्परेचर तो यहाँ स्थिर है भाई, टेम्परेचर स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। और 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व बराबर है, तो मैं कह दूंगा कि घनत्व भी स्थिर है, ये भी कांस्टेंट है घनत्व भी। इन्होंने कहा ना कि 0 डिग्री C पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर N2 के घनत्व के समान है, इसलिए मैंने घनत्व को स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। एक काम कर लो, इधर तो ले लो उस गैस का ऑक्साइड, इधर तो ले लो ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा गैस है नाइट्रोजन, इन दोनों गैस की तुलना कर रहे। चलो इन्होंने दे रखा है यहाँ दाब कितना दे रखा है ऑक्साइड का, P1 लिख लो 2 बार, ये तो ऑक्साइड का दाब हो गया। और इस ऑक्साइड का हमें निकालना है अणुभार, पूछा है ना, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या है, तो लिख लिया हमने, अणुभार निकालना है हमें। अच्छा नाइट्रोजन गैस का दाब कितना है भाई, देखना जरा, 5 बार दाब पर, 5 बार, और इसका अणुभार तो आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के, तो 14 दूनी 28, ठीक है। 28 ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो आप, इसका मात्रा रखिए 28 U लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक फार्मूला मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, बताया था ना अभी, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। और यहाँ आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ T, D और R, यहाँ जो है D, R और T कोमा लगा देता हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नियतांक हैं या स्थिर हैं। D है ना, हाँ D स्थिर है,
टी भी स्थिर है, आर तो गैस नियतांक होता ही है, ये तो स्थिर है। जब डी आर टी तीनों ये कांस्टेंट हैं तो पी एम टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए पी और एम की जो गुणा होगी वो एक नियतांक होगा। देखो ये बात समझ में आ रही है क्या आपके, क्योंकि ये फार्मूला तो आपको बेटे याद रखना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि कैसे निकला है ये फार्मूला। इसमें यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसलिए पी एम इज इक्वल टू पी एम का फार्मूला डी आर टी बन जाएगा ना, डी आर टी। चाहो तो आप ऐसे लिख लेना इसे, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। और आपको पता है कि डी आर और टी तीनों कांस्टेंट हैं। जब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो पी एम का मान क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और हमारे पास दो गैस है, एक तो ये है ऑक्साइड है गैस का, और एक N2 है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जब पी एम कांस्टेंट है तो P1 M1 का मान जितना होगा उतना ही मान P2 M2 का होगा। यानी P1 M1 तो हैं ऑक्साइड के लिए, ये P1 M1, और P2 M2 है नाइट्रोजन गैस के लिए। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, M1 निकालना है। तो M1 का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, M1 का फार्मूला हो जाएगा P2 M2 बटे P1। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। P2 कितना है, P2 है 5 बार, M2 कितना है 28, और P1 कितना है 2, ठीक है। ये 2 से तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये आ जाएगा 5 गुणा 14, और 14 पंजे 70। तो यहाँ अणुभार आया है 70 U, ठीक है। AMU लिख दो, U लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वें क्वेश्चन में कहा है 27 डिग्री C पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है, ठीक है। 1 ग्राम गैस है और उसका दाब है 2 बार। जब समान ताप एवं दाब पर, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में, यहाँ दाब की जगह आयतन होना चाहिए था, शायद प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो रही, मैं इसे सही कर दूँ। यहाँ आपका जो है दाब की जगह आपको आयतन लिख लोगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में ज़रूर। जब समान ताप एवं आयतन पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है तो दाब 3 बार हो जाता है। देखो यदि ये यूँ कह रहे कि दाब समान होगा तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो दाब था 2 बार, अब हो गया 3 बार, तो कैसे कह दिया इन्होंने कि जब समान ताप एवं दाब पर, ताप तो समान हो सकता है पर दाब कहाँ समान है, पहले तो दाब 2 बार था अब 3 बार है, ठीक है। तो दाब कितना हो जाता है, मिलाई जाती है, तो इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है। जब समान ताप एवं आयतन पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है, पहले 1 ग्राम थी 2 ग्राम और मिला दी, पहले दाब 2 बार था और अब हमारे पास कितना है, तो दाब 3 बार हो जाता है। इन गैसों के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए, यानी 2 गैस हैं ये। कितनी गैस हैं, 2। एक काम कर लो आप, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एक गैस तो इधर लो और एक गैस लो इधर, दोनों ही आदर्श गैस हैं। मुझे यूँ बताओ कि इसका भार कितना था पहले वाली गैस का, पहले वाली गैस का 1 ग्राम था, ये लिख लिया 1 ग्राम, ठीक है। और दाब कितना पैदा कर रखा था इसने, पहले वाली गैस ने 2 बार, ये लिख दिया 2 बार। अब मुझे यूँ बताओ कि दूसरी गैस कितनी मिलाई, 2 ग्राम, और इसने दाब कितना पैदा करा, 3 बार नहीं लिखना है यहाँ, 3 बार दोनों का मिला के। पहले वाली गैस का कितना दाब था, 2 बार, अब वो गैस मिलाने पर टोटल प्रेशर कितना हो गया, 3 बार। तो इसका मतलब ये जो गैस है ना, इसका प्रेशर 1 बार है। समझो जरा ध्यान से, पहले दाब जब अकेली गैस थी तो 2 बार था, अब 2 गैस मिल गई तो 3 बार, तो 2 बार दाब तो इसका ही है और 1 बार इसका है, ठीक है। समझ में आई ना बात। अच्छा, टेम्परेचर और आयतन ये हैं स्थिर दोनों, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ताप एवं दाब पर नहीं, समान ताप एवं आयतन पर, तो ताप और आयतन हमने कर दिए समान यानी स्थिर कर दिए।
अब आपको आदर्श गैस समीकरण आती होगी। आदर्श गैस समीकरण मैंने आपको सिखाई थी, PV इज इक्वल टू nRT सिखाई थी ना, PV इज इक्वल टू nRT। तो आप P1 V1 इज इक्वल टू N1RT1 ये तो कर लो इसके लिए, ठीक है, मतलब ए गैस के लिए, आदर्श गैस है ना ए बी और बी बी, और इसके लिए कर लो आप P2 V2 इज इक्वल टू N2RT2। R तो कांस्टेंट होता है इसलिए मैंने R1 R2 नहीं लिखा है, दोनों गैसों के लिए कर लिया। अब आप एक काम कर लो, इसे भाग कर दो। चलो P1 V1 इज इक्वल टू N1RT1 को भाग करेंगे हम उससे P2 V2 इज इक्वल टू N2RT2 से। देखो भाग कर रहे हम, जब भाग करेंगे तो हमें पता है आयतन क्या है, स्थिर है, तो V1 से तो V2 कट गया, और क्या स्थिर है, टेम्परेचर स्थिर है, इससे ये कट गया, और गैस कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट है ही। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 बचेगा, ठीक है। और मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार से, तो W1 बटे M1, अणुभार को स्मॉल m से लिख दिया मैंने, वैसे आप कैपिटल M से लिखा करो, चलो कैपिटल M ही लिखते हैं, W1 बटे M1 अपॉन W2 बटे M2, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ W1 और W2 तो हैं हमारे पास, ये 1 ग्राम और 2 ग्राम है ना, 1 ग्राम और 2 ग्राम है, इसकी वैल्यू रख देंगे। P1 और P2 भी है हमारे पास, 2 बार और 1 बार, तो इन वैल्यूज़ को रख दें यहाँ रखते हैं। चलो P1 की जगह क्या लिखूँ, P1 की जगह लिखूँगा मैं 2 बार, अपॉन P2 की जगह क्या लिखूँ, P2 की जगह लिखूँगा 1 बार, इज इक्वल टू W1 की जगह क्या लिखूँ, 1 ग्राम, इस W1 की जगह 1 बटे M1 अपॉन W2 की जगह क्या लिखूँ, 2 बटे M2, ठीक है। अब आपको पता है M1 यहाँ चला जाएगा और M2 चला जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बटे 1 इज इक्वल टू M2 अपॉन 2M1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, 4M1 इज इक्वल टू M2, ये संबंध आया 4M1 इज इक्वल टू M2। या फिर यदि आप, या तो इसे ही दे दो आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यदि अनुपात आपको निकालना है ना M1 अपॉन M2 का, मान लो आपको M1 अपॉन M2 का वैल्यू निकालना है, तो जब आप M2 को यहाँ ले जाओगे तो 4 तो इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे 4, ऐसे भी आप उत्तर दे सकते हो। और या फिर ऐसे नहीं देना तो आप ऐसे दे दो, M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 4, ऐसे भी आप उत्तर दे सकते हो, किसी भी तरीके से उत्तर दे दो, तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं हमारे, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं, पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया, ठीक है। देखो बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। ड्रेनेक्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम। ड्रेनेक्स एक तरह का लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम। और ये एल्यूमिनियम क्या करता है, कास्टिक सोडा से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है, डाई हाइड्रोजन गैस। कैसे देता है मैं अभी बताऊंगा। यदि एक बार दाब तथा 20 डिग्री सी ताप पर 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा, इन्होंने कहा दाब तो है 1 बार और टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, और इतने ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, तो निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा, मतलब कितना हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आयतन V पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ क्रिया करता है, भाई जल में घुला होना चाहिए NaOH, ठीक है। एल्यूमिनियम किसके साथ क्रिया करता है, कास्टिक सोडा के साथ, जलीय विलयन के साथ।
तो एक तो बनता है NaAlO2, NaAlO2 सोडियम बेटा एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस रिएक्शन को पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का तरीका ये होता है, वैसे तो आपने 9th-10th में पढ़ाई है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब तत्व संतुलित है या नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के एल्यूमिनियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सोडियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देख लो, एक और एक दो, यहाँ भी दो, सब बढ़िया चल रहा। सबसे लास्ट में देखना चाहिए हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की वजह से सब कुछ यहाँ बिगड़ सकता है, सिस्टम पूरा। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं। तो एक काम कर लो, यहाँ 3 दूनी 6 हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ कर दिया हमने कितने, 4 और 1 5, तो यहाँ 2 कर दो। अब देखो हाइड्रोजन, देखो बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और 3 दूनी 6, हाइड्रोजन बराबर। जब हाइड्रोजन बराबर हो गए तो अब बाकी तत्वों को देख लो। एल्यूमिनियम, यार एल्यूमिनियम तो बराबर है। सोडियम, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ 2 लिखो आप। अब सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब कौन रह गया, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को देख लो आप। जब आप एल्यूमिनियम को देखोगे, कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, और यहाँ एक ही है, तो यहाँ भी 2 लिख दो आप। अब चेक कर लो जरा एक बार दोबारा। एल्यूमिनियम 2 हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं। एल्यूमिनियम के बाद कौन है, सोडियम, सोडियम 2 हैं, 2 सोडियम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन को देखते हैं। 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, और 2 ये रहे, 4, और देखो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो 2 और 4 6, सब बैलेंस है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो ये हमें एल्यूमिनियम की कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए और इसे बैलेंस करना आना चाहिए। अब देखते हैं कि भाई ये 2 परमाणु हैं एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27, ठीक है, 27 ग्राम प्रति मोल आप कह सकते हो। तो मैं कहूँगा 27 दूनी 54 ग्राम एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ क्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बनते हैं, 3 मोल बनते हैं। ये कितने मोल बन रहे, 3 मोल बन रहे ना। यहाँ से रिएक्शन से पता चला हमें कि 27 दूनी 54 ग्राम एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया करेगा तो 3 मोल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के। यदि मैं कह दूं कि यार 1 ग्राम, जब 1 ग्राम क्रिया करेगा तो कितने मोल बनेंगे, 3/54 कह दूं, 3/54, ठीक है भाई। 54 मैंने 27 गुणा 2 को लिखा है, ध्यान रखना, चाहे आप बटे में 2 गुणा 27 लिख लो, आपकी मर्जी है। और इन्होंने हमें कहा है कि यदि एक बार दाब तथा 20 डिग्री सी ताप पर 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम क्रिया करता है, ये कह रहे कि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम क्रिया करेगा तो कितने मोल बनेंगे, 3/54 गुणा 0.15, इतने ही तो मोल बनेंगे। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा, ये आ जाएगा 0.00833, ये आ जाएगा 0.00833। इतने मोल हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। ये हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है उन्होंने, देखो जरा क्वेश्चन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिया है क्या क्या दे रखा है। देखो उन्होंने दे रखा है प्रेशर, 1 बार, कितना दे रखा है, 1 बार। 1 बार को आप मान सकते हो, 1 बार की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 0.987 ATM। ये तो हो गया आपका प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है उन्होंने, देखना जरा क्वेश्चन में, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सी। तो इसका मतलब डिग्री सी में आप 273 जोड़ दो, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 293 तो हो जाएगा, इतने केल्विन। ये दिया है इन्होंने टेम्परेचर, और हमें मोलों की संख्या हमने निकाल ली। हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बनेंगे वो निकाल ली हमने, मोलों की संख्या 0.00833, इतने मोल बनेंगे। आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट का आपको पता ही है कितना होता है, 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर
मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपको वैल्यू पता ही है। हमें निकालना है हाइड्रोजन गैस का आयतन, V निकालना है, V खाली V लिख सकते हो आप, मैंने VH2 इसलिए लिखा है जिससे आपको पता चल जाए निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन निकालने जा रहे हैं हम। अब देखो फार्मूला लगाएंगे हम, हमें आदर्श गैस समीकरण पता है, PV = nRT, पता है ना, आदर्श गैस समीकरण तो हमें पता ही है, PV = nRT। तो यहाँ से हमें V तो निकालना है, इसलिए V का फार्मूला क्या हो जाएगा, nRT/P। N मोल बताओ कितने हैं, 0.00833, ये तो है मोल। R की वैल्यू है 0.0821। टेम्परेचर कितना है, 293 केल्विन अपॉन P। प्रेशर कितना है, ये दे रखा है 987, इतने एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना जब भी आप PV = nRT इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रेशर को ATM में ही लो, प्रेशर को किस में लेना चाहिए, ATM में, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 0.203 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.203, चलो जीरो पहले भी लगा दूँ एक, इस तरीके से, इतने लीटर ये आयतन है, ठीक है। इतने लीटर आयतन हमें प्राप्त होगा। यदि आप इसे लीटर को मिलीलीटर में बदलना चाहते हो ना, तो आपको पता है 1000 से आप गुणा करोगे तो या तो लीटर में उत्तर दोगे तो इतना है, और मिलीलीटर में दोगे तो 203 मिलीलीटर इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करोगे तो 0.3 अंक आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं फिर। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखो बेटे। यदि 27 डिग्री C पर 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम मीथेन तथा 4.4 ग्राम CO2 का मिश्रण हो तो इसका दाब बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दो गैस ले रखी हैं इन्होंने, एक तो मीथेन गैस ले रखी है, यहाँ लिखता हूँ मैं मीथेन, एक तो मीथेन गैस ले रखी है, दूसरी ले रखी है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसे यहाँ लिख लेते हैं। ये दो गैसें हैं, इनका मिश्रण भरा हुआ है। मीथेन का भार कितना है, देखो जरा कितनी है मीथेन, 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम तो है मीथेन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं, इसका भार 4.4 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप एक काम करो, इनके अणुभार भी लिख लो। अणुभार कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 4 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, 12 और 4 16, ये तो हो जाएगा इसका अणुभार। इसी तरीके से इसका अणुभार निकाल लो आप CO2 का। अणुभार कार्बन का तो होता है 12 और 2 हैं ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 44, ये हो गया इसका, ठीक है। दोनों के भार लिख लिए, दोनों के अणुभार। अब आप एक काम करो, दोनों के मोल निकाल लो। यदि मीथेन के मोल निकालने हैं तो भार बटे अणुभार से ही तो निकलेंगे। भार कितना है इसका 3.2 और अणुभार कितना है 16। आपको पता है 16 दूनी 32 होता है, तो 0.2 मोल तो इसके आगे। और यदि इसके मोल निकालने हैं N2 कह दिया दूसरी गैस के मोल, भार बटे अणुभार, इसका भार कितना है 4.4 ग्राम और अणुभार कितना है 44, ठीक है। कितने आ जाएंगे बताओ, ये कितने आ जाएंगे 0.1। तो दोनों के मोल निकाल लिए हमने, एक के तो आए 0.2, एक के 0.1। अब आप एक काम कर लो, कुल मोल निकाल लो NT, टोटल मोल। N1 प्लस N2 से निकल जाएंगे कुल मोल। N1 कितना है 0.2 और ये है 0.1, तो कुल मोल आ गए 0.3। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, समीकरण जब लगाएंगे ना आदर्श गैस समीकरण, तो वहाँ कुल मोलों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या दे रखा है। देखो इन्होंने टेम्परेचर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ऊपर कितना टेम्परेचर है 27 डिग्री C, तो 27 में 273 जोड़ दो आप,
केल्विन में बदलने के लिए। ये तो हो गया टेम्परेचर 300 केल्विन। और वॉल्यूम, आयतन कितना दिया है इन्होंने, आयतन दिया है 9 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसे 9 लीटर भी कह सकते हो, एक ही बात है। डेसीमीटर क्यूब कहो या लीटर कहो, एक ही बात है। और इन्होंने पूछा है मिश्रण हो तो पूरे मिश्रण का दाब क्या होगा, दाब बताओ। प्रेशर इन्होंने हमारे से पूछा है, प्रेशर पूछा है। और कुल मोल कितने आए हमारे पास, टोटल मोल कितने आए, 0.3 आए पूरे मिक्सचर में। मोल की ज़रूरत पड़ती है ना। और गैस कांस्टेंट आपके याद ही है 0.0821, याद है ना। समीकरण लगाओ, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, आदर्श गैस समीकरण लगाओ। यहाँ से क्या निकालना है हमें, P। तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा, P का फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, NRT अपॉन V। सारी वैल्यू हैं आपके पास। N टोटल मोल कितने हैं 0.3, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, टेम्परेचर कितना है केल्विन में, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये लिख लिया 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास 9 लीटर। बताओ कर लोगे क्या, कर लोगे ना। इस डेसिमल को हटाओ, इस डेसिमल को हटाओ और नीचे लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, फिर ये काट दो, 2 0 कट गए। अब देखो 3 तिया 9 से ये 9 गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है 821 और नीचे क्या बचा है 1000। कितने जीरो हैं 3, 0.3 अंक इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 0.821 इतना एटमॉस्फेयर। ठीक है, 0.821 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आप वायुमंडल भी कह सकते हो। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे होगा। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन देखो बेटे क्या है। 8वें क्वेश्चन में कहा है 27 डिग्री सी ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में, पूरा फ्लास्क 1 लीटर का है, 0.7 बार पर 2 लीटर ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर H2 को भरा जाता है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। पूरे मिश्रण का हमें दाब बताना है कितना होगा, पूरे मिश्रण का दाब। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आप एक तरफ तो लिख लो ऑक्सीजन गैस, एक तो इन्होंने ऑक्सीजन गैस ली है और दूसरी गैस कौन सी ली है, हाइड्रोजन। यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन। इन दोनों गैसों का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो टेम्परेचर बताओ, ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है भाई, 27 डिग्री सी पे ही है दोनों गैस। 27 + 273 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन है तो इसका भी तो 300 केल्विन ही होगा, इसका भी लिख लो 300 केल्विन पे ही ली दोनों गैस से, 300 केल्विन लिख लिया डायरेक्ट। यूँ बताओ ऑक्सीजन का दाब कितना है, ऑक्सीजन का दाब, ऑक्सीजन का दाब कितना है देखना। 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार दाब पर ऑक्सीजन, 0.7 बार, ये इसका दाब है। इसका दाब देखना कितना है हाइड्रोजन का, इसका दाब है 0.8 बार। ये दोनों के हमने लिख लिए दाब। अब यदि मैं कहूँ कि यार इसका आयतन बताओ और इसका आयतन बताओ कितना है, इसका आयतन कितना है ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन ली थी हमने 2 लीटर, यहाँ लिख लिया हमने 2 लीटर है। और हाइड्रोजन कितनी ली है, आधा लीटर, 0.5 लीटर। देखो ये लिखा हुआ है 0.5 लीटर। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, PV इज इक्वल टू N1RT, PV इज इक्वल टू N1RT, ये फार्मूला लगा रहे हैं हम PV इज इक्वल टू NRT का। तो यहाँ से यदि मैं N1 निकालना चाहता हूँ ना तो कैसे निकलेगा N1, PV अपॉन RT हो जाएगा, PV अपॉन RT।
ये इसके मोल निकल जाएंगे पी अपॉन आर टी से। पी कितना है इसका, पी है 0.7 और वी कितना है 2 अपॉन आर टी को यार यूँ ही रहने दो, इसका टी का इलाज मैं इकट्ठा ही करूँगा एक साथ। यहाँ लिख लेते हैं 7 दूनी 14, 1.4 अपॉन आर टी, ये आगे इसके मोल। इसी तरीके से इसके भी निकाल लो, चूँकि यहाँ चूँकि का निशान लगा देना, चूँकि पी वी इज इक्वल टू N2RT, इसलिए N2 इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। पी प्रेशर कितना है इसका 0.8 और वॉल्यूम कितना है 0.4 अपॉन आर टी। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 0.04 लिखूँ, 0.04 अपॉन आर टी। ठीक है, 0.04 अपॉन आर टी तो आएगा, देखना जरा, नहीं 0.04 अपॉन आर टी कहाँ आएगा, देखो 0.8, 0.5, 8 पंजे 40, ये आ गया। दशमलव यहाँ लगना चाहिए, एक अंक 2 अंक के बाद लगना चाहिए ना, तो यहाँ नहीं लगना चाहिए दशमलव, यहाँ लगना चाहिए। ऐसे लिखो आप इसे, ऐसे 0.4 अपॉन आर टी। ठीक है, इसे मिटा दो यहाँ से, 0.4 अपॉन आर टी। तो हमने दोनों के मोल निकाल लिए। अब यदि मैं कहूँ कि यार तुम कुल मोल निकाल लो, एन टोटल निकाल लोगे, N1 प्लस N2 करके। N1 कितना है 1.4 अपॉन आर टी, N2 दूसरे के मोल कितने आए 0.4 अपॉन आर टी। तो कितना हो जाएगा, इनका लघुत्तम तो आर टी आएगा, हर बराबर हैं तो अंश जो के तो जुड़ जाएंगे। 1.4, 0.4, 1.8, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, मैंने स्टार लगा दिया। कुल मोलों की संख्या आ गई 1.8 अपॉन आर टी। ठीक है, अब देखो पूरे मिश्रण की बात कर रही, चलो पूरे मिश्रण के लिए 2 गैस है ना इस मिश्रण में, कौन कौन सी 2 गैस हैं, एक तो ऑक्सीजन है, एक तो हाइड्रोजन है। यदि पूरे मिश्रण के लिए मैं फार्मूला लगाऊं पी वी इज इक्वल टू NRT, पूरे मिश्रण के लिए फार्मूला लगा रहा, तो मुझे यूँ बताओ, इन्होंने कहा था तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा NRT अपॉन V। बस वैल्यू पुट करो n, टोटल मोल कितने हैं, n की जगह लिखूँगा 1.8 अपॉन RT। ठीक है, R की जगह R ही रहने दो, T की जगह T ही रहने दो। अब आई बात V की, सर V की जगह क्या लिखें, ये लिखा हुआ है 1 लीटर का फ्लास्क कितने लीटर का है, 1 लीटर का है, तो यहाँ लिख लो आप, दे रखा था ना पूरे मिश्रण के लिए, मैंने लिख दिया आयतन 1 लीटर दे रखा था, देखो ये दे रखा है, तो आप V की जगह रखोगे 1। अब बताओ RT से RT नहीं कट गया क्या, तो कितना आया 1.8। ठीक है, कितना आया 1.8। मात्रक इसका क्या होगा, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह होता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको। लिख लिया बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन दिया है, यदि 27 डिग्री सी ताप तथा 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है, तो STP पर इसका घनत्व क्या होगा। STP पर हमें इसका घनत्व बताना है। ठीक है, STP पर इसका घनत्व बताना है। देखो यहाँ टेम्परेचर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 27 डिग्री सी, तो आप करोगे 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, ये तो दे रखा है टेम्परेचर। प्रेशर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 2 बार। घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है 5.46 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर भी कह सकते हो आप इसे। अब आ जाओ यहाँ STP की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा एक बात बताता हूँ, STP को आप NTP कह सकते हो, NTP या तो STP कहो,
या फिर आप एनटीपी भी कह सकते हो, एसटीपी या एनटीपी पर। तो यहाँ टी और पी, टेम्परेचर और प्रेशर, दो चीज़ें हमें पता होती हैं। एक तो टेम्परेचर पता होता है, टेम्परेचर होता है T2 मान लो 273 केल्विन, ये हमेशा एसटीपी पर टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन होता है और प्रेशर हमेशा 1 बार होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है घनत्व कितना होगा, D2 कह दो इसे, D2 हमें निकालना है, घनत्व निकालना है। तो अब फार्मूला लगा दो आप, वैसे तो मैंने आपको सिखा रखा है, आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, पता है PV इज इक्वल टू nRT। और देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, चूँकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो आप आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हो, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे, P की जगह तो P लिखा, आयतन की जगह हमने लिख दिया द्रव्यमान बटे घनत्व, और ये nRT हमारे पास ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि यार यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ज़रा, ये आ जाएगा dnRT, भाई इसकी इसमें गुणा होगी ना, इज इक्वल टू P इंटू एम। m का मतलब यहाँ द्रव्यमान है, ध्यान रखना। तो यदि यहाँ से मैं कहूँ कि यार d बताओ, d कैसे निकलेगा, तो d कैसे निकलेगा, Pm अपॉन nRT, ये हमें d का फार्मूला मिला है, Pm अपॉन nRT। ठीक है, यदि गैस के कितने मोल हों, गैस के n मोल हों, तब मिला है फार्मूला d इज इक्वल टू Pm अपॉन nRT। अब मुझे आप एक बात बता दो कि यदि मैं कहूँ कि यार हमारे पास ये तो है पहली स्थिति, वो दूसरी स्थिति है, तो आप दोनों स्थितियों में d के फार्मूले बनाओ। इस स्थिति में बनाओ d1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1m अपॉन nRT1, यही तो होगा। भाई आप कहोगे कि सर m n r इसमें 1 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान बराबर ले रखा है दोनों स्थितियों में, द्रव्यमान तो नहीं बदला, मोलों की संख्या कैसे बदल जाएगी जब द्रव्यमान नहीं बदला, r तो कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से उस वाली गैस के लिए बनाना जरा, उस स्थिति के लिए d2 इज इक्वल टू P2m अपॉन nRT2। अब देखो m से तो m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, r से r कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, एक काम करो, इसे T1 को तो नीचे ले जाना और T2 को ले जाना ऊपर। तो यहाँ D1 अपॉन D2 लिख लो, पहले आप लिख लो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 के साथ किसे ले जाना है, T2 को, P1 T2 को तो जानते हैं ना सब, और P2 के साथ आएगा T1, P2 T1। ठीक है, क्या निकालना है, D2 निकालना है ना, तो इन तीनों की गुणा करो, बटे में इसे ले जाओ, ऐसे ही तो बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो यार तुम, आपको पता है D2 P1 T2 इज इक्वल टू D1 P2 T1। और यदि यहाँ से आप D2 निकालना चाहते हो, इसे निकालना चाहते हो, तो ये दोनों तो अपॉन में ही जाएंगे, D1 P2 T1 अपॉन P1 T2। अब तो वैल्यू रख दोगे, D1 बताओ कितना है, D1 है 5.46, P2 कितना है, P2 है 1 बार, T1 कितना है, T1 है 300 केल्विन अपॉन P1 कितना है, P1 है 2 बार, और T2 कितना है, T2 है 273। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, वैसे तो कैलकुलेट कर ही लोगे आप इसे, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये जो डेसिमल है इसे हटाओ और नीचे लिखो 100, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गए। ठीक है, और 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा ये, और 2 से 2 गया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर क्या बचा हमारे पास, D2 इज इक्वल टू, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया। ऊपर तो हमारे पास 3 एकम 3 बचा, तो 3 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ग्राम प्रति लीटर, ये आंसर है आपका, इतना घनत्व होगा उसका।
3 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब कह दो या 3 ग्राम प्रति लीटर कह दो। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलो लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में कहा है यदि 546 डिग्री सी तथा 0.1 बार दाब पर 34.05 ml फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। हमारे से पूछा है फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ कोमा लगना चाहिए, कोमा। फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। यूँ बताओ टेम्परेचर कितना दे रखा है। टेम्परेचर दे रखा है 546 डिग्री सी, इसमें 273 जोड़ दो आप। जब 273 जोड़ोगे ये हो जाएगा 819, केल्विन में बदल लिया हमने। उसके बाद दाब कितना दे रखा है। दाब दे रखा है इन्होंने 0.1 बार। कितना दे रखा है 0.1 बार। ये दे रखा है इन्होंने दाब। ठीक है, 0.1 बार है ना दाब। एक मिनट मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। एक मिनट कंफर्म कर लूँ ज़रा। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। हाँ 0.1 है। ठीक है 0.1 बार दे रखा है इन्होंने दाब। और आयतन कितना दे रखा है। आयतन दे रखा है इन्होंने 34.05 मिलीलीटर। 34.05 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना तो आप 1000 से भाग कर दो इसे। 0.3 अंक इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 03405 लीटर। हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर को। भार कितना दे रखा है। भार दे रखा है 0.065 है ना, 6525। बहुत मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में तो। देखूं दोबारा, एक मिनट कंफर्म कर लूँ ज़रा। कौन सा था? 10वां क्वेश्चन था 625 है बेटे, सही लिख रखा मैंने। कितना है? 625। ये है 625 ग्राम, इतना दे रखा है भार। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान पूछा है कैपिटल M, ये पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, गैस समीकरण हमने लगा दी, आदर्श गैस समीकरण। PV इज इक्वल टू nRT। और मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। इसे आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू भार बटे अणुभार RT, ऐसे लिख सकते हो ना। M निकालना है, M को इधर ले जाओ, PV को अपॉन में ले जाओ। M इज इक्वल टू WRT अपॉन PV। इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है हमें, इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे। चलो W, भार कितना दे रखा है 0.0625। R की वैल्यू आपके याद ही है 0.0821 होती है ना, 0.0821 लो अब होगी ठीक। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 819 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 0.03405। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1250.4 ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो ना, या फिर इसका मात्रक आप यू लिख देना, एक ही बात है, या AMU लिख देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे।
लिख लिया बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये 10 जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 5वीं यूनिट के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, ये आपके समझ में आए होंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हमें एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो उदाहरण हो, चाहे पाठ्यनिहित प्रश्न हो या अभ्यास प्रश्न हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से। ये ईमानदारी का फल हमेशा बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखना। जब लगातार आप मेहनत करते रहोगे ना पढ़ाई में, तो एक दिन आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि उसे दुनिया की कोई ताकत ना तो रोक सकती है ना तो झुका सकती है। उसमें टाइम ज़रूर लगता है। और एक बात और बताऊं, जितना लगातार आप मेहनत करोगे, सफलता जितनी जल्दी मिल जाएगी ना, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी कम होगी। और सफलता जितने ज़्यादा दिनों में मिलेगी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। वहाँ आप अड़ी होगे, ठीक है। ओके, बाय।